गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह से हम उथल पुथल देख रहे हैं कि एक दिन बाजार बढ़ता है एक दिन घटता है, और बाजार की नज़र फेड की रेट कट पर है, लेकिन रेट कट का मुद्दा इतना ज़्यादा छा चुका है कि शायद बाजार ने उसे डिस्काउंट भी किया हो। लेकिन रेट कट के बाद क्या, किन फैक्टर से बाजार चलेगा, कौन से ट्रिगर होंगे जो बाजार को ऊपर उठाने में मदद कर सकते हैं, या बाजार नीचे आएगा। निवेशकों की नज़र इसी पर है। ट्रेडर्स भी ये देख रहे हैं कि डे टू डे कैसे ट्रेड करें। आज हम हैं मिराए एसेट्स शेर खान के ऑफिस बम्बई में, जहाँ पर हमने गोल्ड सिल्वर को लेकर के उनके कमोडिटी करेंसी बिजनेस हेड जिगर पंडित जी से बात की। जिगर जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो फेड की जो मीटिंग है, जो ब्याज दर है, देखिए वो मुद्दा ऑलरेडी बाजार में बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुका है। अब ब्याज दरें घटेगी या नहीं घटेगी यह तो हमें फेड की मीटिंग के फैसले से ही पता चलेगा, लेकिन उसके अलावा बाजार को ट्रिगर देने वाले और कौन से कारण होंगे जो बाजार को ट्रिगर दे सकते हैं? सबसे पहले कमल जी नमस्कार और शुक्रिया आपके शो मोलतोल पर बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस हिसाब से वोलेटिलिटी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो अब आज और कल में जो अनाउंसमेंट आने वाली है फेड रेट की, जो इंटरेस्ट रेट की है, ऑफ कोर्स मार्केट एक्सपेक्टेशन है लगभग 87-88%, 90% बोल सकते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट बिल्कुल कट होंगे। लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि अभी जो रेट कट होने का जो मुख्य कारण था इन्फ्लेशन, यदि इन्फ्लेशन कम होता है तो इंटरेस्ट रेट कट होगा। बट अब फेड बोल रहा है कि इन्फ्लेशन के अलावा हम जॉब मार्केट पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन से। तो जॉब मार्केट का जो इम्पैक्ट है, अगर कम जॉब ज़्यादा कट होती है इन्फ्लेशन पे वो इम्पैक्ट आएगा, और उस वजह से इंटरेस्ट रेट का कट के उसका ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये तो रही कि इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। आगे क्या होगा उसके ऊपर बड़ा निर्भर है, उनकी क्या कमेंट्री रहेगी कि आगे भी वो इंटरेस्ट रेट का जो पेस है वो कंटिन्यू रखेंगे या बढ़ाएंगे। अगर पेस बढ़ाते हैं तो बेसिकली ऐसा इंटरेस्ट रेट जैसे कट करते हैं गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ता है, तो वो उनके बाद की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसके अलावा जो ट्रिगर है, जो मैंने पहले भी आपके शो में बताया था कि ETF का जो इनफ्लो है, अपना सेंट्रल बैंक बाइंग है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो ये सब काफ़ी मायने रख रहे हैं। आप देखोगे कि पिछले साल से इस साल में लगभग 17% आपका ETF का इन्फ्लो ज़्यादा हुआ है। सेंट्रल बैंक बाइंग कंटिन्यूस कर रही है, हालांकि लास्ट 2 महीने से थोड़ा सा कम हुआ है, बट हमें लग रहा है कि सेंट्रल बैंक बाइंग होगी। जो डी डॉलराइजेशन की जो बात चल रही है, बहुत सारी कंट्रीज़ को डॉलर रिजर्व कम करके गोल्ड में रिजर्व बढ़ाना है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से गोल्ड में बाइंग आ रही है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में कहीं ना कहीं, जैसे अभी चाइना और जापान का चल रहा है या यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, जहाँ रशिया अभी भी एग्री नहीं हो रही है, तो ये सब डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। और फाइनली जो ट्रेड डेफिसिट का है, जो ट्रेड डेफिसिट की इम्पैक्ट जो ग्लोबल लेवल पे आ रही है, तो ये सब मायने रख रही है आज की तारीख में गोल्ड के लिए। जी, तो आप हम ये माने कि गोल्ड की जो रैली है वो अभी रुकने वाली नहीं है। शॉर्ट टर्म में, बिकॉज आप देखोगे अगस्त से अक्टूबर के बीच में लगभग 25% जैसा गोल्ड बढ़ गया था, तो बहुत फास्ट। और ये जो मूव था वो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड इतना मूव हुआ है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम बिल्कुल दे सकते हैं, बट हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, प्राइस नीचे आ सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने आपको कारण बताए, हमें लग रहा है कि गोल्ड अभी भी तेजी में है, और लॉन्ग टर्म में हमारा टारगेट 5,000 से $5,200 का गोल्ड का टारगेट है। जी, तो और जिगर जी, जैसे मान लीजिए कि जो आपने कहा जियो पॉलिटिकल टेंशन, जैसे भी जापान और हुआ है, इसके अलावा यूक्रेन का चल ही रहा है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच भी हुआ है। ये इस तरह के, देखिए इस तरह के इशू शायद चलते ही रहेंगे और जल्दी से उनका कोई निपटारा नहीं है। तो अब हम माने कि जियो पॉलिटिकल के जो टेंशन है, क्या उस रीजन को बुलियन मार्केट पूरी तरह डिस्काउंट कर चुका है या वो रीजन हमेशा जिंदा रहेगा? उसकी डिग्री टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। मतलब उसमें जैसे 2 कंट्रीज अगर इन्वॉल्व होती है जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो किस लेवल पे वो इन्वॉल्व हुई है, और उसके साथ और कोई कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही है, और उसका एस्केलेशन आगे जब ख़त्म होगा या पीस होगा या और आगे चलेगा। क्योंकि उस बेसिकली क्या होगा, उस जो भी जियोपॉलिटिकल, उसकी ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगी और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगी, उसके ऊपर पूरा निर्भर है।
तो देखिए, अब तेजी की जब बात होती है तो वो रेगुलर तेजी चल रही है। ऐसे हमने इतिहास में पिछली बार अगर हम इतिहास में झांक करके देखें तो हमें पता लगता है कि बहुत सी कमोडिटी में लगातार तेजी आई और फिर बाजार क्रैश हुआ। तो क्या ये आपको कहीं लगता है देखने के बाद में कि प्रॉफिट बुकिंग किसी न किसी पॉइंट पे आएगी या नहीं आ पाएगी? अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग, छोटी मोटी तो ठीक है, रोज आ रही है जा रही है। सो प्रॉफिट बुकिंग, सो अभी आप देखोगे इन्वेस्टर्स है तो इन्वेस्टर्स को लगेगा कि अब सेफ हेवन का थोड़ा सा कंपोनेंट कम होके रिस्की एसेट में प्रोबेबिलिटी रिटर्न ज़्यादा है, तो उस लेवल पे हाँ हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट जब तक लग रहा है कि रिस्की एसेट में इतना रिटर्न नहीं ला रहा है तो डेफिनेटली वो पैसा इन्वेस्ट रहेगा गोल्ड में स्पेशली। जिगर जी, अब आपने जैसे कहा कि हमारा टारगेट $5,000 का है, तो $5,000 की टारगेट के लिए ये मान करके उसे कोई आज की स्थिति में निवेश करना चाहे गोल्ड में, तो वो किस लेवल पर बाइंग करे कि जहां मार्केट नीचे जाने के तो थोड़ी गुंजाइश कम लगे, क्योंकि हर आदमी निवेश करने पे चाहता है कि उसे माइनस का सामना कम से कम करना पड़े और चाहे धीरे बढ़े, कम बढ़े, लेकिन बढ़े जरूर। तो कौन सा ऐसा कंफर्ट लेवल है कि जहां पर गोल्ड को कोई भी पैसा अगर लगाना चाहे, ट्रेडर या निवेशक, वो वहां पर विचार करे? सो देखिए, ऐसा है कि मेरा जो मार्केट का अनुभव रहा है उसमें मैंने देखा है कि कभी भी हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं जी। हम कभी भी नहीं बता सकते ये लेवल उसका बॉटम आ गया है। तो मैं तो यही सलाह करूँगा कि, और हम जैसे सलाह भी करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अभी से चालू करिए और धीरे धीरे थोड़ा स्टैगर्ड वे में बाय करिए। सो फॉर एग्जांपल किसी को अगर 100 ग्राम बाय करना है, 10 ग्राम इस भाव से बाय करिए, 10 ग्राम और थोड़ा नीचे जाता है तो बाय करिए 10 ग्राम। तो वो है, वो एक ट्रेड प्लान बना दीजिए कि भाई आपको 100 ग्राम लेना है 10 ट्रांचेस में, हर 500 रुपया फ़र्क, हर 200 रुपया फ़र्क, हर 1000 रुपया फ़र्क, डिपेंड ऑन द रिस्क एपेटाइट, आपको वो ऐड करते रहने के फिर उसके लिए होल्ड करिए। अच्छा, जिनके पास में मोटा पैसा नहीं है, और या क्योंकि अब जब प्राइस जिस तरह गोल्ड के हम देख रहे हैं 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास मंडरा रहा है, तो ऐसे में सभी के पास बड़ा पैसा नहीं होता है, लेकिन उसकी बहुत इच्छा होती है कि यार मैं रह गया कुछ, मैं भी शायद पैसा कमा लूं। जिनकी छोटी बचत होती है जिनके पास, उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि कैसे वे गोल्ड की इस अगली रैली यानी $5,000 तक अगर पहुंचता है उसका लाभ उठा सके? कैसे वो निवेश करे पैसे को? तो सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका है ETF में बाय करने का, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो आप अगर गोल्ड सिल्वर का ETF बाय करते हो, जैसे हमारा मेरा एसेट का गोल्ड ETF सिल्वर ETF है, वैसे बाकी भी कंपनीज का है, तो आप ETF में बाय करिए। गोल्ड में आप देखोगे तो 0.1 ग्राम का डिनोमिनेशन है, मतलब अगर मैं रुपी टर्म में बात करूँ तो 129 रुपये का आप एक यूनिट बाय कर सकते हो, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 0.1 ग्राम, विच इज 100। तो आपको डिसाइड करना है, निवेशकों को डिसाइड करना है कि भाई उनको कितना इन्वेस्ट करना है। कम से कम जैसे मैंने बोला 0.1 ग्राम 130 रुपये का है। वही चीज़ अगर आप फिजिकल में लेने जाते हो तो मिनिमम आपको 1 ग्राम बाय करना पड़ता है। तो उसकी जगह पे आप 1 ग्राम ना बाय करके आप ETF में बाय करिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको डीमेट में आएगा और आप मर्जी चाहे तब उनको बेच सकते हैं। जी, यही देखिए, लोग बहुत सारे जो हैं छोटे निवेशक, वो यही पूछते हैं कि हम ETF में कैसे तो निवेश करें, क्या हमें पैसा वापस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो ETF को मतलब यानी जैसे हम शेयर बाजार में कभी भी अपने शेयर को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं चाहे जब, उस तरह क्या ईजी होता है करना काम? बिल्कुल। तो जैसे आप शेयर बाजार में शेयर्स बाय करते हैं उसी प्रकार से आपको ETF भी बाय करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई X शेयर लिया हुआ है, वो आपने लिया, ब्रोकर को पैसा दे दिया और आपके डीमेट खाते में आ गया। उसी प्रकार ETF में भी आपको गोल्ड या सिल्वर का ETF आपको बाय करना है, आपको पे करना है और आपके डीमेट के खाते में आ जाएगा। तो ये एकदम आसान तरीका है। और उसमें तो हम एक स्टेप आगे जाते हैं, हम उनको सबको राय भी देते हैं कि आप उसमें SIP करिए। ETF में पैसा भी, जैसे हमारी वेबसाइट पे आप देखोगे sharekhan.com में, अगर कोई हमारे क्लाइंट है उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप स्टॉक SIP के तौर पे, क्योंकि आप उसको स्टॉक ही बोलते हैं, जैसे वो सिक्योरिटी है वैसे ये भी एक सिक्योरिटी है, तो आप उसको SIP के तौर पे आप उसको रोज थोड़ा बाय करते रहिए। और उसमें एक बार आपको फंड डालना है, आपने एक क्वांटिटी या अमाउंट फिक्स कर दिया, रोज अपने आप वो सिस्टम अपने आप बाय करता रहेगा, आपको रोज मैनुअल ऑर्डर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो इतना आसान है। यानी लेकिन ETF में यह है कि मान लीजिए एक ट्रेडर है या एक निवेशक है,
खासकर निवेशक ही कहें, ट्रेडर तो क्या, तो वो उसको अगर ज़रूरत पड़ गई बीच में तो वो मतलब उसी समय उनको अपने पॉइंट्स को मतलब बेच सकता है, रिडीम कर सकता है, या उसमें कोई एक पीरियड रहता है ईटीएफ में? नहीं, ईटीएफ में कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। आपने आज लिया, आज भी बेचना चाहते हो तो आज ही बेच सकते हो। आपको मर्जी चाहे तब आपको लग रहा है कि भाई आपको अच्छा मुनाफा आया है, अब आपको एग्जिट करना है, आप एग्जिट कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कभी भी एंट्री एग्जिट कर सकते हो, उसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप फिजिकल में जब लेने जाते हो तो आपको जीएसटी भरना है। इसमें यहाँ पे जीएसटी आपके डीमेट के खाते में आता है, और आप उसको जैसे आप शेयर्स बाई करते हैं वैसे इसी को बाई करना और सेल करना है जी। अब जिगर जी हम बात करें कि देखिए ये जो ट्रेडिंग है ईयर, यानी 31 दिसंबर वाला मामला, वो तो अब काफ़ी नज़दीक आ गया ख़त्म होने के लिए। तो इसमें आप प्राइस रेंज गोल्ड की भारतीय रुपए में क्या देखते हैं? हमें लग रहा है कि ये एक रेंज बाउंड में रह सकता है, क्योंकि अब तो काफ़ी कम दिन रहे हैं। जी। तो और बिकॉज अभी ये आपके इंटरनेशनल मार्केट मतलब ग्लोबली जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स है वहाँ थोड़ी सी छुट्टियाँ हो जाती है, तो एक्टिविटी भी कम हो जाती है। अगर मैं भारतीय टर्म में बात करूँ तो नीचे में ये 1,20,000 और ऊपर में 1,25,000 1,26,000 का रेंज रहेगा, ऐसा हमें लग रहा है। और ये सिल्वर के लिए क्या कहेंगे आप? सिल्वर में भी मैं यही कहूँगा, बुलिश ही है। लॉन्ग टर्म के लिए हमारा व्यू बुलिश है। उसमें हमारा टारगेट $60 से $65 का एक साल के लिए। लेकिन ये जो नियर टर्म की बात कर रहे हैं तो नीचे में हमें लग रहा है 1,75,000 और ऊपर में 1,83,000 का रेंज में रह सकता है। अच्छा सर, देखिए बाजार में बहुत बड़ी चर्चा रहती है हर एनालिस्ट के साथ कि कोई कहता है कि गोल्ड में ज़्यादा पैसा लगाओ और सिल्वर में थोड़ा सा कम लगाओ, कोई कहता है कि नहीं सिल्वर को प्रायोरिटी दो और गोल्ड में थोड़ा सा पोर्टफोलियो में हिस्सा कम रखो। अगर आपको खुद को निवेश करने की मतलब स्थिति आए कि आपको खुद को निवेश करना हो, तो आप किस तरह से पोर्टफोलियो में ये रेशो तय करेंगे कि गोल्ड में कितना पैसा लगाऊं और सिल्वर में कितना लगाऊं? आप देखोगे पिछले 1.5-2 महीने पहले गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया था सिल्वर को। अभी आप देखोगे तो सिल्वर इज आउट परफॉर्मिंग गोल्ड। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों में 50-50 लगाइए। मैंने खुद भी 50-50 ही लगाया हुआ है, तो और हमारा व्यू बुलिश है, तो मैं दोनों में सजेस्ट करूंगा कि आप 50% गोल्ड में 50% सिल्वर में लगाइए। अच्छा, ये जब देखिए जो बड़े निवेशक हैं, बड़े ट्रेडर हैं, वो तो इन चीज़ों को देखते हैं। छोटे वाले हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं जब गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात चलती है। इसको आप बहुत सरल समझा सकेंगे कि छोटे ट्रेडर उसे कैसे देखें और कैसे निवेश करें, या उसे नहीं देखना चाहिए उन्हें? अगर आप हार्डकोर इंट्राडे ट्रेडर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में करना चाहिए, बट उसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। जैसे गोल्ड का प्राइस डिवाइड बाय सिल्वर का प्राइस, ठीक है, उसमें आप अगर देखोगे तो मोटा 0.82 0.83 का रेशियो रहा हुआ है, ठीक है। वो जो रेशियो था वो एक टाइम पे आप 1.5-2 महीने पहले देखोगे वो लगभग 107 हो गया था, 1.07 जैसा हो गया था। मतलब गोल्ड आउट परफॉर्म हो गया था सिल्वर को। अब वो जो रेशियो है वो लगभग 0.73 पे आ गया है। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि ज़्यादा उसमें ना देख के लॉन्ग टर्म में व्यू अगर है तो आप गोल्ड सिल्वर में बने रहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बात सही है कि रेशियो में ट्रेड करे, बट वो जो है वो रेशियो में ट्रेड कर सकते हैं। बट उसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि गोल्ड का जो 83 वाला था वो 107 हो गया था, तो उस वक्त लोगों को थोड़ा सा घबरा गए थे। डीप पॉकेट्स जिसके नहीं थे उनको वहाँ लॉस बुक करना पड़ा। बट इवेंचुअली हुआ क्या कि वापस प्राइस 0.83 पे आ गया, तो वो थोड़ा सा रिस्की रहता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए। अच्छा, टेक्निकल दृष्टि से गोल्ड सिल्वर में RSI देखना कितना अहमियत रखता है? टेक्निकल चार्ट अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फैक्टर काम करता है, काफ़ी सारे फैक्टर काम करते हैं। और जो टेक्निकल, जैसे आपने RSI की बात की, तो RSI जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे ऑसिलेटर है, जैसे फिबोनाची है, जैसे मूविंग एवरेज है। तो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स रिस्क एपेटाइट, ट्रेडिंग स्टाइल, उनको ये अप्लाई करना चाहिए। बट RSI बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे ट्रेंड चल रहा है, वैसा ट्रेंड रिवर्सल है या नहीं, वो काफ़ी इंडिकेट करता है। जी जिगर जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? हमने जो गोल्ड सिल्वर पे डिस्कस किया वो हमने हमारे क्लाइंट को सजेस्ट किया हो सकता है या मेरी खुद की पोजीशन हो सकती है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया।